आदर्श तो हमारे चौधरी चरण सिंह हैं। किसी सड़क का नाम नहीं रखा आज तक। कभी उनकी समाधि पे कोई आदमी बीजेपी का सहारा योगी आज तक नहीं गए कभी दिल्ली में। उसके बाद उसके खाते से पैसा विड्रॉ हो लिया। सीधा सीधा आरोप विधायक पे। बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। आई थिंक नो सरकार, नो गवर्नमेंट। तो इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में, चौधरी चरण सिंह चौक पर। बुढ़ाना इलाका हम आए नहीं, हमें बुलाया गया है। हमने जिससे भी पूछा कि मुजफ्फरनगर की सबसे हॉट सीट्स में कौन सी सीट है, तो लोग उनका बुढ़ाना विधानसभा जरूर जाइए, वहाँ लोगों से बात करिए और समझिए कि क्या मिजाज बन रहा है। जो लोग पिछली बार बीजेपी के समर्थन में थे, जाट समुदाय के लोग और तमाम समुदाय के लोगों क्या इस बार समर्थन में हैं बीजेपी के कि नहीं हैं। हम इस वक्त आए हुए हैं बुढ़ाना विधानसभा में। लोग तमाम जुटे हुए हमारे साथ, उनसे जानते हैं, समझते हैं क्या मुद्दे हैं उनके, चुनाव में क्या देखकर वोट देने वाले हैं और क्या कुछ मज़ेदार और नया होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में। प्रत्याशियों की बात कर दूं तो यहाँ से बीजेपी से उमेश मलिक विधायक हैं। उसके अलावा गठबंधन रालोसपा गठबंधन से राजपाल बालियान यहाँ से प्रत्याशी हैं। हाजी अनीस बसपा से हैं, कांग्रेस से देवेंद्र कश्यप हैं और आज समाज पार्टी से हैं सलीम चौधरी। लोग समझते हैं कि सबसे पहले कि विधायक जो यहाँ के हैं उमेश मलिक, उनका काम कैसा रहा 5 साल जो पिछले हैं, आकलन उनका करना चाहिए। विधायक उससे पहले से हैं, 5 साल का काम कैसा रहा उनका। विधायक जो उमेश मलिक हैं, क्या नाम है आप? रामनिवास सहरावत। काम बिल्कुल जीरो रहा, जीरो। पब्लिक है संतुष्ट है। जिन लोगों ने वोट दी थी उसके खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। रही बात बीजेपी की, हमारे सम्मान है चौधरी चरण सिंह, उनके सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाई है। आज तक कभी मोदी शाह जाकर के किसान समाधि पर कभी माथा टेकने नहीं गए और अब भारत रत्न नहीं दिया चौधरी साहब को। किसी सड़क का इनाम रख सकते, सामान उठा के बाहर फेंक दिया वाला तुगलक रोग से। अब जाटू और मुसलमान की लड़ाई में हमने प्लान करा या मुस्लिम ने करा, हम तो दोनों इकट्ठे हो गए। फिर ये चौधरी चरण सिंह का बना हुआ कॉम्बिनेशन है। यहाँ 2.25 लाख वोट जाट और मुसलमानों की है। हरावेंगे 50+ से। यूपी में मायने रखेगी यहाँ की बुढ़ाना विधानसभा की जीत, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भाजपा कभी सम्मान दिया न देती और हमेशा जाटों के खिलाफ रहती है। वो नाम बुलाने को जाट, एक पब्लिक में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि जाट 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 और दूसरी जाति चली जा, इसलिए जाट का नाम आगे लेके चल रहे हैं। मगर यही बीजेपी आप लोगों को पसंद आ रही थी अब तक। इससे पहले जो है जब बातचीत होती थी तो आप सभी लोग समर्थन में नजर आते थे बीजेपी की। अचानक से क्या बदलाव आ गया? आप कह रहे हैं कि चौधरी साहब का सम्मान नहीं किया, चौधरी चरण सिंह, आप 12 तुगलक रोड का जिक्र कर रहे हैं। ये तो घटना बहुत पुरानी है। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव आए, 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 19 का बेईमानी से हराया है चौधरी साहब को, यहाँ से बेईमानी से, गिनती में गड़बड़ करके बेईमानी से। क्या बेईमानी वोटें अपनी तरफ गिनी उन्होंने। डीएम और एसपी को तुरंत प्रमोशन दे दिया। हाँ, गाजियाबाद के डीएम और गाजियाबाद के एसपी दोनों को प्रमोशन कर करके गाजियाबाद भेज दिया उन्होंने इसी मामले को जिताने के लिए। यहाँ से गाजियाबाद भेजा ना, मुजफ्फरनगर से प्रमोशन कर दिया था दोनों का, बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया था। जानबूझकर आया था। सर जो सब सरकारी वोट थी वे अपनी मान ली, गिनती करी नहीं कि वो महामारी है। लेकिन चौधरी साहब तो चले गए, लेकिन बीजेपी की जड़ खोद गए। यहाँ मुसलमान और जाट का जो कॉम्बिनेशन था, किसान 36 बिरादरी का किसान, वो एक कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो गया। जो आने वाले बीजेपी कॉम्बिनेशन बीच में टूटा क्यों? हाँ, बीच में टूटा कि बीजेपी वालों ने झगड़ा करा दिया था लोगों से। झगड़ा बीजेपी वालों ने कराया था। उसमें कुछ मुस्लिम भी प्लान करके, कुछ जाट भी प्लान करके, आपस में दोनों कौम का नाश हो गया। अब समझ गए जाट भी तो मुस्लिम भी, क्यों चौधरी चरण सिंह का बनाया कॉम्बिनेशन है कि बिरादरी किसान है और बीजेपी को उसमें हम पछता करके तो ये हाल है कि अब जाकर के पलट देंगे। पछता रहे, पहले क्या भरोसा किया था जो अब पछता? ऐसा है, जाकर झगड़े होने के बाद में फिर सुलह होने में कुछ टाइम लगता है ना। फिर झगड़ा हो गया, फिर आपस में मिलने में कुछ टाइम लगता है। अब मुसलमान और जाट फिर गले मिल लिए और समझ गए दोनों की इनकी लड़ाई थी, हमारा नुकसान किया है। अब तब इनको सबक सिखाने तैयार होगी। लेकिन मैं मान रहा हूँ उधर तो जाट वहाँ बुला लिया। चौधरी चरण सिंह भी तो जाट था। आदर्श तो हमारे चौधरी चरण सिंह हैं। किसी सड़क का नाम नहीं रखा आज तक। कभी उनकी समाधि पे कोई आदमी बीजेपी का सहारा योगी आज तक नहीं गए कभी दिल्ली में। पार्लियामेंट में तेलुगु चित्र लगे हुए हैं, हर प्रधानमंत्री का उसके जयंती पे फूल मारा, लेकिन चौधरी चरण सिंह पर नहीं चढ़ाते कभी। क्यों? वैसे जाट वोट चाहिए, वैसे जाटों के खिलाफ। क्या नाम है आप? सुरेंद्र राठी, किसान फार्मर।
या किस चीज़ खेती है? गन्ने की होगी, गन्ना बेल्ट। बेसिक गन्ना गन्ना बेल्ट। गन्ना किसान क्या सोच रहे हैं इस बार? किसान के लिए तो इतनी खराब सरकार कभी हो ही नहीं सकती। 5 साल सरकार चलाने के बाद भी एक पैसा नहीं बढ़ा। इस बार चुनावी वर्ष में 25 रुपये बढ़ा दिए। पड़ोसी राज्य में 362 का रेट, हम 350 के रेट पे। गन्ना पेमेंट अभी तक बकाया। जहाँ आप खड़े इस क्षेत्र गन्ना की पेमेंट बकाया। अब सरकार से जब बात करते हैं, सरकार कहते नहीं हम तो गन्ना पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं। आंकड़े की कारीगरी करने में इन्हें महारत हासिल है। जहाँ आप खड़े यहाँ का शुगर मिल पिछले साल का आधा पेमेंट अभी तक बकाया। ये गन्ने की स्थिति है यहाँ। हम लोग यहाँ के सांसद हैं या यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं क्षेत्र के, कपिल वगैरह बगल से हैं आपके हैं, या सुरेश राणा है बगल में शामली से, उनके पास कभी नहीं गए आप लोग गन्ना मंत्री के पास या विधायकों के पास कि भैया अभी इतनी शानदार जीत उन्हें दी थी, इस क्षेत्र के लोगों ने दी थी कि उन्होंने झूठ बोल के जो काबिज होने का काम किया, उसके बाद उनका जो कारनामा रहा। अभी अगर यहाँ के विधायक की बात करें, उन्होंने निश्चित रूप से जो सरकारी संस्थाएं थी उन्हें बर्बाद करने का काम किया। ब्लॉक हैं, कैसे बर्बाद? ब्लॉक में जो प्रधान की निधि थी, चुनाव चलते चलते काउंटिंग वाले दिन, जिस दिन काउंटिंग हो रही, काउंटिंग के बाद प्रधान को प्रमाण पत्र मिल गया, उसके बाद उसके खाते से पैसा विड्रॉ हो गया। सीधा आरोप विधायक पे। विधायक ने उसमें हिस्सेदारी की और वो 21 करोड़ रुपए का घोटाला इस जिले में किया। उसके बावजूद विधायक उमेश मलिक की बात। यस, बिल्कुल, बीजेपी विधायक उमेश मलिक जो सीधे इन्वॉल्व हुए इतने बड़े घोटाले में। और वो जो सेक्रेटरी, जो लोग थे, वे सब अपने आप को डिफेंड करके, कहीं संभव है किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ प्रमाण पत्र आने के बाद पैसा विड्रॉ कर लिया। 1 करोड़ रुपए हमारे गांव में तो काट रखे भाई। 1 करोड़ रुपए जोड़ा। विनेश कुमार, गढ़ी सखावतपुर गांव है जोड़ा। क्या करते हैं आप? खेती करूं। हाँ, क्या दिक्कत बता रहे हैं? दिक्कत 1 करोड़ रुपए हमारे खाते में तो काट रखे, किसान के खाते में तो लिगड़ गए, इसके प्रधान के खाते में तो 1 करोड़ रुपए लिगड़ रहे। हाँ, गाँव के। हाँ, आप किसके पास गए शिकायत लेकर? शिकायत लेगा तो कौन सुन रहा? शिकायत तो कहीं ले जा, सुनाई तो कहीं है ही नहीं भाई। हाँ, 3 साल का लिखित में इसके खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ लिखित में डीएम को शिकायत करी। जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारी पार्टी के राजपाल बालियान जी, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सब बात डीएम के संज्ञान में लाए, कमिश्नर के संज्ञान में लाए, लेकिन रिजल्ट 0। नंबर 2, काम के नाम पे इतनी बुरी व्यवस्था। 5 साल में जो निधि, उस निधि को भी खर्च करने की स्थिति में यहाँ का एमएलए नहीं रहा। नंबर 3, बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। आई थिंक नो सरकार, नो गवर्नमेंट, ओनली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपने टर्म दिया। कैसे, क्या करते हैं? मैं कोई किसी कार्यक्रम के लिए रेड कारपेट बिछा के कार्यक्रम कर रहे, रैली के जरिए अपनी बात रखी जाती, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में आज भी किसी मुद्दे पर न टिक के इस चुनाव को कहाँ कैराना का पलायन पता नहीं कहाँ लेके जाना सोच रहे। आज भी लोग महंगाई की बात करेंगे। ये बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे मुजफ्फरनगर जिक्र आता है तो बाहर के लोगों के बीच या मुजफ्फरनगर में भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बिल्कुल जैसे क्या था मुजफ्फरनगर में। हाँ, और सबसे पहले दंगे का जिक्र आता है और बार बार आता है जिक्र। आप भाषण सुनिए नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के और सपा के भी आप सुन सकते हैं, सभी पार्टियों सुन सकते हैं, दंगा बड़ा जिक्र आता है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा मुजफ्फरनगर? 1900 कांग्रेस के विरोध में आते चौधरी चरण सिंह ने यहाँ किसान परिवारों का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे त्यागी हो, किसान परिवारों का, एक किसान के नाम पर राजनीति शुरू हुई थी। उस राजनीति से वे लोग जिनका इस देश के इतिहास भूगोल से कुछ लेना देना नहीं रहा, उन लोगों ने इस ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया। कहीं लोकतंत्र में व्यवस्था चल सकती है क्या कि एक वर्ग एक विशेष को टारगेट करके? नहीं चल सकती। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि भाई राजनीतिक पार्टियां तोड़ना चाहती हैं तो जनता टूट क्यों जाती है इतनी आसानी से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर भारतीय है। क्या करते हैं? किसान किसान है आप। मेरा जो सवाल था, खेती किसानी की तो बात हो ही रही है कि भाई मुजफ्फरनगर दंगे की बार बार बात की जाती है और 2013 के बाद से लगातार कई चुनाव में उसकी चर्चा लगातार होती रही। जब भी चुनाव आते हैं उसकी चर्चा हो जाती है। ये कह रहे हैं कि पार्टियां बांटती हैं, तो पार्टियां बांटती हैं, आप लोग बट क्यों जाते हैं? 2019 अगर ये बेईमान 2019 में काफ़ी आगे निकल चुकी है जनता। अभी सिर्फ मीडिया में बचा है ये मुद्दा, यहाँ ज़मीन पे हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं बचा है।
नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। 2019 में 5,85,000 वोट चौधरी अजीत सिंह जी को मिले हैं। 585 ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के मिले हैं या खाली मुस्लिमों के मिले हैं, दोनों ही कम्युनिटी के मिले हैं। वो एक अलग बात है कि वो एक प्रशासनिक हार थी। प्रशासन ने वोटिंग के दिन से लेकर कि जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे उनमें जाके लाठीचार्ज किया, किसी तरीके से उनका परसेंटेज कम हो जाए, वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फोर्स थी वो डिप्लॉय की, लोकसभा चुनाव की बात। और जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे बीजेपी के, वहाँ पे उन्होंने एक होमगार्ड की ड्यूटी रखी जिससे ठप्पेबाजी हुई। उसके बाद फिर काउंटिंग में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ करी और चौधरी साहब को ज़बरदस्ती हराया, लेकिन ज़बरदस्ती हरा के भी 1990 वोटों से हरा पाए, ठीक है ना। तो अब जनता तो उससे बहुत आगे निकल आ गई, चूँकि अगर जनता उसी मुद्दे पे वोट देती हिंदू मुस्लिम पे, तो संजीव बालियान को तो वही 4 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, तो जो 2014 में जीता था। 4 लाख से 4,000 पे क्यों आ गया अगर जनता आगे नहीं आई तो? एकदम से बदलाव कैसे आया? आप 13 के बाद 14 जितवाया, 17 जितवाया, 19 जितवाया। 17 समीकरणों ने जितवाया ना। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष था, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, सब जब तक बिखरा रहेगा ना तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। अब की बार समाजवादी पार्टी लोकदल एक है, देखे जीत जाएगी क्या? हाँ जी, हाँ पंडित जी को दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। मैं खेती करूँ जी। हाँ जी। खेती बड़ा मुद्दा होता है मुजफ्फरनगर में, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो वो मुद्दा चुनाव में क्या मुद्दा बनता है? क्या इसके नाम पे वोट पड़ता है खेती किसानी के नाम? बिल्कुल, मुजफ्फरनगर विधानसभा क्या पूरे खेती किसानी और किसान तो हमेशा से परेशान रहा है, चाहे 14 की बात हो, चाहे 17 की बात हो, चाहे 19 की बात हो। ऐसा तो है नहीं कि 17 या 19 से कुछ कमाल हो गया था और अब कुछ दिक्कत हो गई है एकदम से अचानक से। है तो हालात लगभग वैसे ही, तो ये एकदम से शिफ्ट कैसे आ रहा है? नहीं, ये तो हालात तो पहले से ही है। जब तक इनकी सरकार आई तब तक तो इन्होंने हालात बद से बदतर कर दिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन्होंने जो है पेमेंट तो 17 और 19 में कैसे जीते? 17 और 19 में सिर्फ सांप्रदायिक माहौल पर जीते, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से जीते हैं। ये बात हो रही है, ये कुछ कहीं भी नहीं हो रही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं, मीडिया में हो रही होगी, गोदी मीडिया पे बात चल रही है। बिल्कुल धरातल पर ये बात नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये बात नहीं है। बिल्कुल उस पर टीवी पर जाएगा या कुछ ही कह दो। अब नो तो अमित शाह जो है कोरोना फैलाता फिर रहा, बेरो बेरो यूं कहने लगा भाई जो घर डोर टू डोर पर्चे बांट रहा, कौन मान रहा, कौन ले रहा उन पर्चों को? नो तो यहाँ अभी अभी जो है कभी किसी का ही प्रोग्राम करवाना, कोई नहीं मान रहा। इनकी हिंदू मुस्लिम में तो हवा गई। हाँ, कुछ नहीं है। क्या होगा इस बार? हैं? क्या होगा इस बार? और गठबंधन को वोट जाके जीतेगा 100%। यहाँ तो काम खर इनकी तो हवा खारिज हो रही है भाई। नौजवानों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम विकास मलिक है। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं। जी। चलिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात हो पाई हमारी। विकास जी, तो आपने तमाम बातचीत सुनी, खेती किसानी की दिक्कतें जो हैं या हिंदू मुसलमान पे जो बात हो रही है, दंगे की बात होती है। आप पढ़ रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप जैसे नौजवानों के बीच क्या माहौल है, क्या देख सोच रहे हैं? देखिए, माहौल ये है गांव में तो जो नौजवान हैं, मैं बहुत छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ, पर पिछले 30 सालों में यहाँ की इनकम इतनी बढ़ी कि मेरे फादर 5 बीघे के किसान होते हुए भी मुझे दिल्ली में पढ़ा पाए, सारा खर्च दे पाए बिना किसी कर्ज के। उसके बाद अगली मैं बात करूं कि एक टाइम पे मुजफ्फरनगर जो है पर कैपिटा इनकम में देश में नंबर 1 जिला रहा। आज टॉप 50 या टॉप 100 में भी उसका नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ पिछले 8 सालों में, इस पे सब लोग अब सोचने लगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ आरटीआई दाखिल की थी। आरटीआई मैंने दाखिल की कि सरकार बहुत दावे कर रही कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतना रोज़गार मिला, इतनी सरकारी नौकरियां दी। पिछले 2 साल से कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी है, सबको पता है। मैंने एक आरटीआई दाखिल की कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कितने डॉक्टरों को आपने रिक्रूट किया। आरटीआई में रिप्लाई आता है 0। मैं वो सब आपको दूंगा। ये मुजफ्फरनगर का है? ये पूरे यूपी का है। हाँ, मैं आपको पूरे यूपी का बता रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने डॉक्टर्स को रिक्रूट किया, रिप्लाई आता है 0। मैंने मोबाइल में आरटीआई है? जी, मेरे है ये सब है मेरे पास, कई सारी आरटीआई है। इसके बाद मैंने एक आरटीआई दाखिल की जो सरकार बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण एरिया में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने आरटीआई दाखिल की कि पिछले 5 साल में कितने थर्मल पावर प्लांट सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाए या टेंडर जारी किए बिजली उत्पादन के लिए।
रिप्लाई आता है 0। फिर मैंने आरटीआई लगाई कि 2012 से 2017 के बीच में कितने थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए गए, रिप्लाई आता है 19। तो आज लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये पता ना चले, इंटरनेट का ज़माना है, सबको सर्च कर लेते हैं कि कितने बिजली उत्पादन के कारखाने पहले लगे और कितने बाद में लगे। अब आरटीआई कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं आरटीआई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ जानकारियाँ मुझे चाहिए जो सरकार बता रही है, तो मुझे ये रिकॉर्ड में पता चले। उसके बाद मेरे इस एरिया के ज़्यादातर लोग पुलिस और फौज में जाते। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे सारे दोस्त यूपी पुलिस में या फौज में हैं। तो मैंने देखा कि सरकार कह रही कि हमने इतने लाख लोगों को रिक्रूट कर दिया है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पे आरटीआई लगाई। मैंने पूछा कि पिछले 5 साल में आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया। आप हंसेंगे जवाब जान के। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा काम रिक्रूट करना है, नंबर रखना नहीं है। कि हमने रिक्रूट कर लिया पर हमें नहीं पता हमने कितनों को। लिखित जवाब आया है? ये लिखित जवाब है, मैं आपको दूंगा, आप चलाइएगा इसको कैमरे पे। दूसरा, मैंने फिर उसके बाद आरटीआई लगाई कि आपने जो है, यहाँ पे एक और बात होती है मुजफ्फरनगर का आते ही, क्राइम की बहुत बात होती है। आजकल गर्मी ठंडी इन सब की बात हो रही है, शिमला बनने की अच्छी बात है, हमें खर्च यहीं पे कम हो जाएगा इसमें। मैं पूछा उनसे कि 2012 से 17 के बीच में मुजफ्फरनगर में कितना क्राइम हुआ, हर तरीके का। उसमें मर्डर भी है, उसमें रेप भी है, उसमें जो है चोरी भी है, उसमें जो खेतों में ट्यूबवेल है उन पे चोरी की है, हर तरीके के जो है क्राइम उस पर मैंने पूछा। और 2017 से 2021 के एंड तक का कितना क्राइम हुआ, हर थाने की उन्होंने रिपोर्ट दी। 50 पेज से ज़्यादा लंबी वो आरटीआई है, मैं आपको दूंगा वो भी। हर थाने का आप देखिएगा, ब्यूरो वाइज उन्होंने दिया है एसएसपी मुजफ्फरनगर ने, सब में क्राइम 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ है। एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें क्राइम कम हो मुजफ्फरनगर में। और प्रचार तो ऐसे किया जाता है कि मुजफ्फरनगर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बहुत व्यापक तरीके से जैसे बदल गई हैं। अब मैं तो शहर में घूम रहा था तो होल्डिंगें भी बड़ी बड़ी देख रहा था, इसमें सुरक्षा की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही मैं थी। आपको बताऊं, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक कारण है कि क्राइम जब होता है ना, तो बड़ी जल्दी से कम्युनिटी उसको एसोसिएट या डिसएसोसिएट करती है। ये जरूर हो सकता है कि जो भाजपा के हो सपोर्टर, वे कहेंगे कि क्राइम कम हो गया है। उनको इसलिए वो कम दिखता है क्योंकि उनके लोग अब क्राइम कर रहे हैं, उनको अपना क्राइम नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता है। तो ये मसला है जिसको वो प्रचार में ला रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक आरटीआई लगाई, उसका रिप्लाई कल ही आया है। लकीली कल ही वो पोस्ट आई। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में, ट्रांसपोर्ट में कितनी भर्तियां पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। रिप्लाई आता है 0। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था कि कितने पद खाली है उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। जवाब आया था 15,151, वो भी मेरे पास है, मैं दूंगा आपको। और फिर उन्होंने एक रिप्लाई और दिया कि 587 लोगों को, आश्रितों को जरूर भर्ती किया गया है जिनकी डेथ हो गई थी काम करते हुए यूपी रोडवेज में। तो ये तो हाल है नौकरियों का। अगर आपने इतनी नौकरियां दी है, जब आपने इतनी नौकरियां दी, नौकरी का दावा करती है, जब आप, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं कोई भी चैप्टर लिखता हूँ, अगर फुटनोट नहीं है ना, तो सुपरवाइजर ऐसे करते हैं हमें कि हमें ही पता है कि कैसी वो हालत होती है। जब आप देते हैं, कोई बात करें, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इफ़ यू हैव प्रूफ देन यू कैन मतलब पब्लिश इट। बोर्डिंग पे, होर्डिंग पे कुछ भी लिख देने से चीज़ें ग्राउंड पे नहीं हो रही है। रही बात मुजफ्फरनगर की, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसकी अर्थव्यवस्था पे मुजफ्फरनगर की मैं बता रहा हूँ कि मैं 2008 में दिल्ली गया था 12वीं करने के बाद। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे फादर 5 बीघे के किसान थे। इतनी इनकम हमारी थी कि मुझे वे दिल्ली में पढ़ा पाते थे। उसके बाद कई साल तक मेरे गांव से कई लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। आई वॉज द फर्स्ट वन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया अपने गांव से। पिछले 3 साल से एक भी लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी या लड़की नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आमदनी कम हो गई है, बढ़ने के बजाय खर्च बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि यहाँ के किसानों की आमदनी किस तरीके से कम हुई है। मैंने एनालाइज किया कि 2012 से 2017 के बीच में जो गन्ने का दाम, क्योंकि यहाँ पे शुगर कैन इज़ द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट क्रॉप, वो कैश क्रॉप है, पैसा ज़्यादा आता है उसी से। तो उस क्रॉप से 65 रुपये 5 साल में बढ़े। पिछली 5 सालों में 35 रुपये बढ़े, 10 रुपये 2017 में और 25 रुपये अब बढ़े। तो ये 25 का तो लाभ अगले साल मिलेगा। तो इन 5 साल का मैंने उसको कैलकुलेट किया और मैंने पाया, एवरेज लगाया एक 10 बीघे का किसान
यहाँ पे 1 बीघा में 70 कुंटल गन्ना होता है। 70 कुंटल गन्ना वो प्रोड्यूस करता है 1 बीघे में। 10 बीघे का किसान मैंने लगाया, यानी कि ऑन एन एवरेज वो 700 कुंटल गन्ना अपना पैदा करता है। उस किसान को हर साल 57,000 रुपये के आसपास का घाटा हो रहा है। घाटा इन द सेंस कि अगर वो ग्रोथ गन्ने के प्राइस की 2012 से 17 के हिसाब से बढ़ती, 2012 से 17 में 37% की इजाफा हुआ था गन्ने के प्राइस में, जो पिछले 5 सालों में 3.7 था। और महंगाई दवाई पे अब जरूर जो 25 रुपए बढ़े तो ये आएगा अगले साल के, इसमें हम इसको कर सकते इस हैं। तरीके से 12 से 17 के बीच गन्ने के दाम बढ़े थे, उसी तरीके से अगर 17 से 22 बढ़े होते तो 57,000 रुपए ज्यादा किसान को मिले। हर साल मिलते, हर साल एक किसान के यहाँ पे। बीच में महंगाई उससे भी दो गुनी बढ़ी है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार है जी। क्या करते हैं अपन जी? किसान। हाँ जी। बताइए एक उज्ज्वला जो बीजेपी वाले कह रहे पे अब मुझे हमारे पास वोट मांगे, विकास पे क्यों नहीं मांगते? जो सिलेंडर उन्होंने उज्ज्वला में सिलेंडर बांट दिए, 300 तो याद में भरवा नहीं चाह रहा था, अभी 900 का कर दिया, उसे कौन भरवाओगा? वे टंग रहे घरू टंग रहे। बिजली का बिल 200 रुपये महीना था एक परिवार का घर पे, आज 1,000-1,200 का रखा, कहाँ से भरेंगे? खर्चे खेती के जो खाद कट्टा 300 का था वो 600 का हो लिया, बीज की दवा जो 100 रुपये की हो दिया, 700 रुपये की आ रही है दवाई। वही अब कई गुनी बढ़ेगी दवाई पर रेट, और गन्ने का रेट बढ़े नहीं। वोट डालते हैं इन मुद्दों पर? बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। पहले भी डालते रहे, किस बार? नहीं, हम 14 में हम भी बैग के थे। हम भी बैग के थे, मैं भी बैग के था 14 में। क्या नाम है आपका? अनिल दबास। मैं वही झूठ सच की नहीं हुआ, 15 लाख दे देंगे वो दे देंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू मुसलमान इतनी गहरी खाई डालती इन लोगों ने। हिंदू मुसलमान हमें क्या पता नहीं क्या कर देंगे हैं? हिंदू मुसलमान कहाँ जाएंगे बेचारे मुसलमान? जब 47 से बंटवारा हो रहा था, चाहे जब कर सकते हैं अलग हैं, जब कर सकते हम क्यों? अब क्या मुद्दा रह गया? हम भूल गए इस मुद्दे को बिल्कुल। 2013 का हम बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। ये हमारे भाई यार यहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, याद क्यों दिलाया जा रहा था? है जी, ये पागल हैं याद करवाने वाले, याद तोड़ने वाले। हम तो नहीं मानते इस बात को, हम जनता है, हम नहीं बैठने के, हम बिल्कुल नहीं बैठने के। मुझे फल करवा थी। हाँ, अब भी बैठ जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बैठने के। और सबसे पहले हम बैठे थे जाट, हम सबसे पक्के हम जाट हैं, हम नहीं बैठने के, बिल्कुल नहीं बैठने के। पहले क्यों बैठ गए? पागल थे हम, पागलपना भगाने वाला इनके पास झूठ के अलावा कोई नहीं। सारा मामला झूठ झूठ झूठ। 15 लाख दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे 2 लड़के ग्रेजुएट, एक बेटा मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc, और वो तो 6-7 साल से तैयारी कर रहा है बेचारा। उसकी पेपर की तैयारी करे, 3 साल उसकी तैयारी करने में फिर वो कैंसिल हो जाए, कभी वो पेपर आउट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। कहाँ है रोजगार? बताओ किसी को मिला हो? रही कोरोना गया, दूसरी लहर जो गई भाई, कुछ जितने लोग यहाँ खड़े भाई साहब, किसी के कोई परिवार का नाम है, झूठ मत बोलना कोई भी, नहीं कोई परिवार का या रिश्तेदार किसी का कोई बचा हो, ऑक्सीजन मिली हो किसी को, बताओ। इसमें मैं बताऊं, मेरे परिवार के 14 लोग मरे हैं। मेरे 10 साल मेरे रिश्तेदार 14 मेरे परिवारों के लोग जो रिश्तेदार हैं, बिना ऑक्सीजन के उनकी डेथ हुई है। मेरी वाइफ खुद बड़ी क्रिटिकल हुई, लेकिन शुक्र है ऑक्सीजन तो उन्हें भी नहीं मिली, पर उनका 85 पे आ गया था ऑक्सीजन लेवल, पर रिकवर कर गई। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है एज ए पत्रकार ये रहता है कि भाई आप जब भी हम लोग फील्ड पे आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग ऐसी तमाम शिकायतें करते हैं, पर ये चीजें क्या वोट में मुद्दा वोट में तब्दील, बुढ़ाना विधानसभा में वोट में तब्दील होगी, कैराना में वोट में तब्दील होगी, थाना भवन में वोट में तब्दील होगी, मुजफ्फरनगर सदर में वोट में तब्दील होगी। यहाँ गठबंधन जीत रहा है, 1000% गठबंधन जीत रहा है यहाँ, 1000-100%, 1000%। को आपका क्या सब कुछ खुल गया जगह? कहाँ कितनी वोट मिली, कहाँ तब्दील होगी? उत्तर प्रदेश का हमें नहीं पता, पूरे उत्तर प्रदेश का, लेकिन हमें इस मंडल का पता। यहाँ 7 सीट सहारनपुर, 6 सीट मुजफ्फरनगर, 3 सीट शामली, 19 सीट है। 19 में से 19 की 19 गठबंधन जीत रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक होकर इलेक्शन लड़ रहा, कोई झगड़ा नहीं हमारा बिल्कुल भी। और रही हमें जाट, अकबर जाट का फलाना नूर कोई नहीं, बिल्कुल भी हमारे भाई यार बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं। मकबूल नाम है भाई साहब। बस अभी तो कुछ नहीं, बस नौकरी थी एक छोटी सी संविदा की, वो भी हट गया। अब कुछ नहीं रहा, बस ये है कि क्यों हट गए? बस जब से योगी सरकार आई, जब से हट गए बस। इन्होंने पता नहीं क्या। मुजफ्फरनगर का मुस्लिम नौजवान क्या सोच रहा है इस बारे?
क्या देखकर, किन मुद्दों पर क्या सोचकर वोट देने वाला है? भाई साहब मुद्दे तो देखो यहाँ पे जैसे फ्रेम किया जाता है कि मुस्लिम में तो बीजेपी को हरा रहे होंगे, जी, जी। ये कारण है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बेरोजगारी, महंगाई और ये यहाँ मतलब काम के धंधे किस सबके चौपट हो गए हैं, कुछ नहीं है यहाँ। तो इसीलिए हम इन मुद्दों को ही देख के हम वोट करेंगे। और राज्यपाल बालियान जी है हमारे यहाँ पे, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा वोट से पूर्ण बहुमत से जिताऊंगा। यहाँ पे कोई दंगे का कोई कुछ नहीं है यहाँ पे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ बीजेपी का काम है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना। बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, पेट्रोल डीजल पे बात करो, इन पे क्यों नहीं बात करते? इनके ये मुद्दे लाओ ना, अपने उसमें दिखाओ ना कि भाई अपना क्या घोषणा पत्र लेकर आए, घोषणा पत्र तो दिखाओ। घोषणा पत्र कहाँ है इनका? कच्चा तेल का $115, जब हमें पेट्रोल में था 80 रुपये, जब 80 रुपये मिल रहा था हमें। आज 90-95 के लगभग है, आज हमें 100 मिल रहा। हम देंगे, हम हाँ नहीं जी, कच्चा तेल का भाव आज 90-95 में है और आज 100 मिल रहा। आइए कह रहे हमने महंगाई कम कर दी। कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं बिल्कुल। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ पर कुछ नहीं है। 3 साल से तैयारी कर रहे लड़के यहाँ पे हाँ रेस भी मार रहे, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। बजट पेश हुआ, क्या दे दिया आम जनता को? दे दिया हंसवीर मलिक, जाट समाज तो भाई मैं, कल बजट पेश हुआ है, क्या दे दिया आम जनता को? बता क्या है उसमें, क्या दिया? रही बात भाई रोज उम्मीद थी इस बार बजट से, क्या चाहते थे? भाई उम्मीद बहुत थी, आम लोगों को सहयोग मिले, सब कुछ मिला, लेकिन कुछ नहीं दिया भाई उसमें। रही बात बेरोजगार है हम भाई, हमारी उम्र लिगड़ी जा रही, शादी नहीं हो रही भाई, उम्र लिगड़ी जा रही, भर्ती नहीं हो रही, कोई शादी नहीं हो रही, कोई पसंद नहीं करता, शादी नहीं हो रही भाई, सारी उम्र लिगड़ गई मेरे भाई, उम्र लिगड़ी जा रही। क्या उम्र हो गया भाई 27-28 साल हो ली, उम्र लिगड़ने लग रही तो जी, बेरोजगार है, लिगड़ेगी मेरे तो अगर मानने का। भाई हमारा ब्याह करवा दो और वोट ले लो, जो कोई हमारा ब्याह करवाएगा वो वोट ले लो, सब बात है। अगर नहीं मानता 11 तारीख को पता लगेगा कौन जीत रहा है। भाई नलका जीत रहा है, नलका 100% नलके को वोट जाएगी यहाँ तो बैग। नौकरी दिलवा दो, ब्याह करवा दो तो वोट दे। हाँ बिल्कुल देंगे भाई, ये वादा किसी ने किया आपसे? वादा तो भाई हो जाएगा, ये अखिलेश की गठबंधन की सरकार आवेगी, जयंत चौधरी की, बेरोजगार मिला कर ब्याह भी होगा फिर। अरे मानने को ताऊ यहाँ पर थे, ताऊ क्या कह रहे हैं? सम्मान चाहिए, किसान का सम्मान खत्म है सरकार में। 13 महीने दिल्ली लौट के नहीं लौट के किसान, 13 महीने दिल्ली लौट के नहीं लौट के। मोदी को तो लेके था यो तरबूज अमित शाह, और अटल बिहारी को लेके था जसवंत सिन्हा नायडू, लेके थे क्या? तुम तो पत्रकार हो। किसान धरती में उतर गया, 5000 रुपये बिलता जी अखिलेश की सरकार थी, 24,000 है 22। 6 महीने हो लिए बिजली बंद पड़ी किसानों की, पड़ी क्या? और इसका बिल दे रहे। देखो तुम तो पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पर घूम रहे, रोजगार नहीं, जमीन रही नहीं, जमीन थोड़ी, कितने का हो गया 10 बीघे में 1-2 लाख का। 2 लाख रुपए में अपने बच्चों को कैसे पालेगा? बताओ कैसे पालेगा? खान जोग्य दाने हो और खर्च पानी जोग्य गांडे किसानों के, और कुछ नहीं है, नहीं और कुछ भी। क्या होना चाहिए? हैं? सरकार क्या होना चाहिए? तुम ही देखो, बच्चे सड़कों पर फिरे, पढ़ाई खत्म होगी, पढ़ाई बच्चे छोटे छोटे सब खत्म होगी कहानी। मोदी को तो वोट नहीं दी थी, वो विकास करेगा। विकास पहले वोट दिया है मोदी जी? नहीं दिया, एक बार दिया बस, संजीव बालियान को ना दे जिंदगी में। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, था नहीं? किसान खुशहाल होगा तो देश की उन्नति खेत और खलियान से होकर गुजरे, बाजार खुशहाल होगा, छोटा व्यापारी खुशहाल होगा, मिस्त्री खुशहाल होगा बाजार में, हर आदमी खुशहाल होगा। जो किसान खुशहाल होगा, जो किसान भूखा होगा तो देश भूखा होगा। हम जमीन को बोनी छोड़ दे बोनी, जनता भूखी मर जाएगी, लोग दलाओगी। हाँ जयंत चौधरी आओगा, हीरा है जयंत चौधरी। हीरा तो पहले क्यों हरवा रहे थे? पहले इन्होंने हरवाया, 19 में हरवाया, दगा करवा दिया था इन बेईमानों ने, दगा करवा दिया था हमारा भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम तो पार्टियों के चक्कर में फंसे क्यों आप? हैं? चक्कर में नहीं फंसे ना बीजेपी, ये तो बहरूपिया है, यो जब मोदी है यो बहरूपिया है। गंगा में यो जान आवे लालंगो छावड़ के, गुफा में जो जाब उठे लालंगो छावड़ के बैठता नहीं। तुम तो पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, मैं तो हाई स्कूल 3rd डिवीजन हूँ, तुम तो पढ़े लिखे। अनुभव ज्यादा आपके पास है ना आप तो आपने ज्यादा देखी है ना, आप बैरिस्टर हो, हम तो खेती करने वाले ठेठ गुंठा। हाँ हाई स्कूल पास है 3rd डिवीजन तक।
3 साल होले कोई भर्ती नहीं आई यहाँ बच्चे जी, कोई भर्ती नहीं है। आर्मी की भर्ती आई थी मुजफ्फरनगर, वो कैंसिल करवा दी इन्होंने, 3 बार कैंसिल हो ली, वो भर्ती नहीं आई अब तक। वो कहा था मई में होगी, मई में नहीं आई, फिर दिसंबर में कहा, वो दिसंबर में नहीं आई। अब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, कुछ नहीं, टाली पड़े जी हम तो घर। 3 साल हो ली रेस कर तो कुछ नहीं मिला जी। गोटे के इसलिए इनके जो फॉर्म आए भी रिजेक्ट हो जाए, कभी इनमें कुछ कैंसिल हो जाए, कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, कर हो रहा है। नवंबर लिखी जा रही, कुछ नहीं हुआ जी। 20 साल उम्र हो रही, कुछ नहीं मिला जी हमें। साथी हमारे बीच हैं, ये बताइए जब विधायक जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर सभी पार्टियों के, है ना, अभी जो विधायक हैं या और जिन जो प्रत्याशी हैं, वो लोग जब आपके पास आते हैं वोट मांगने, प्रचार करने, तब उनसे पूछते हैं सब सवाल कि भाई नौकरी नहीं मिली? हमारे पास तो कोई आया नहीं, हमारे पास कोई आया नहीं जी। जाते हैं आप लोग? नहीं, हम भी नहीं गए। हम तो कहा, हमने कोई शिकायत भी की, अगर डीएम को भी दिए, यहाँ तहसील में भी दे कई बार शिकायत, उनको कोई कंसेशन नहीं, कुछ ना उन पर कोई कुछ काम हुआ, ना कोई कार्य हुआ उन पर। बस ये हुआ कि बस चल रहे, गड्डी गिद्दी कर ली बस, कुछ नहीं कार्य हुआ जी। भर्ती में कुछ नहीं हुआ। अब लोग भर्ती 3 बार कैंसिल हो ली जी आर्मी की। वो मुजफ्फरनगर भर्ती थी, वो नहीं हुई, रिजेक्ट हो गया। SI का था वो फॉर्म में भी, इसमें गड़बड़ी हो गई जी, वो कैंसिल हो गया। आप नौजवान हैं, वोट पहले डाला है? नहीं जी, पहली बार वोट डालेंगे। अब क्या पहली बार वोट डालेंगे? क्या देखकर पहली बार वोट डालेंगे, ईमानदारी से बताइए। जी जी, बेरोजगार है जी, कुछ कहीं भी रोजगार नहीं है। जॉब के उन्होंने 1 करोड़ रोजगार का वादा किया अखिलेश सरकार ने, तो उसके लिए वोट डालेंगे हम। ये तो नहीं पता है कैसे देंगे, वादा तो उन्होंने भी किया था, बीजेपी वालों ने भी। हाँ जी, वो तो पहले से ही वादा करते हैं, उन्होंने आवाज आज तक भी कोई खरा नहीं उतरी जी। अखिलेश सरकार ने पहले भी वादा किया था, वो भर्ती की थी, अब कोई भर्ती नहीं आई। 3-5 साल हो लिया, हमें तो कोई भर्ती नहीं मिली जी। हम तो जो भी फॉर्म भरते हैं देन उनमें कोई रिजेक्ट हो जाता है, कोई कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं हुआ आज तक। 3 साल हो लिया, मैं भर्ती में रेस करते हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ सरकार से। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरविंद मलिक। क्या बता रहे हैं? ये आ रहे थे पीछे में, उन्होंने कहा तुम थम जाओ, पहले लोग दल वालों को बात कर लें। तो क्या करते हैं भाई साहब? खेती करे जी। खेती करें। हाँ, क्या फिलहाल माहौल चल रहा है? माहौल 60,000 70,000 तक जीत रहा है राजपाल पालियान। हाँ जी, हाँ जी। क्यों हार रहे हैं उमेश मलिक? भाऊ उमेश मलिक नए भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है। इन रिक्शा वाला भी छोटे पीछे ले भी ना, रिक्शा वाले बता भी कमीशन, दुकानदार बता भी कमीशन। कौन सा कमीशन? कमीशन नुक रिक्शा जब चलेगी जी, पीछे देवा इसकी जेब में दलाल है, तो थाने का दलाल। कोई कोचिंग सेंटर चला रहा हो तो उमेश मलिक भी ना चला नहीं सकता, पीछे देने पड़ेंगे कोचिंग सेंटर वाले को जी, खोल रहा कोचिंग सेंटर। पैसा लेते? हाँ, पीछे लेते हैं उमेश मलिक। आप टोपी लगा RLD किस लिए बोल रहे हैं? हाँ, ये तो हमारी शान है भाई। भैया कह रहे हैं, हमें भी लग रहा है। क्या नाम है आपका? सर सिद्धांत सिंह, हम बनारस के हम रहने वाले जी। हाँ, टहलने आए क्या आप? नहीं सर, गन्ना विकास परिषद में सुपरवाइजर। गन्ना विकास परिषद सुपरवाइजर जी सर। आप कह रहे हैं कि टोपी लगाए इसलिए बोल रहे हैं? सर अब है, टोपी लगाए हैं तो वही बताएंगे जी सर। आपको क्या लगता है? हमको सर लग रहा है कि भाजपा आ रही। भाजपा आ रही है? क्यों भाजपा आ रही है? मुजफ्फरनगर जो यहाँ प्रॉपर है, यहाँ तो नहीं, बुढ़ाना भी नहीं आ रही, यहाँ तो राजपाल वाले यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ का बड़ा पूर्वांचल के हिसाब से भाजपा आ रही सर। यहाँ पे पूर्वांचल में बड़ा समीकरण, पूर्वांचल से हैं, अभी सुल्तानपुर से हैं जी, सुल्तानपुर से। जी जी, वहाँ भी समीकरण बड़ा हिले हुए लोग बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं। जी जी जी, ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, लेकिन अभी फाइट है, अच्छा फाइट है, लेकिन फिर भी वहाँ एडवांटेज बीजेपी को है। पश्चिम में जो हम यहाँ जॉब करते हैं गन्ना विकास विभाग में, तो जो देख रहे हैं अभी 1-1.5 महीने से, यहाँ तो गठबंधन आगे है। लेकिन सर ये काफी आगे है। अगर 50-50 भी भाजपा यहाँ से निकाल ली तो मतलब भाजपा की सरकार बन जाएगी, ये पक्का है। महंगाई तो है, चाहते हैं भाजपा सरकार बने? जी, आप चाहते हैं? हम हाँ सर, वोटर है भाजपा के, बाकी तो सरकार बन जाए। हाँ जी जी, जो भी है सर जनता के भले में हो। हाँ, कुछ और किसान का है, काफी महंगाई है और बेरोजगारी भी है। अभी हम लोग नौकरी पाए हैं काफी संघर्ष करने के बाद ही, जो है तो चीज़ें कम हो, नौजवान हैं हम लोग और नौकरी दें, तो कोई भी सरकार आए नौकरी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग MSc BSc करके अगर बैठ रहे हैं 2-2 3-3 साल, तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना जी। तो ये हैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा के मुद्दे। नौजवानों ने आपके चैनल के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, डेली देखते हैं आप, जान लीजिए 2 घंटे 1 घंटे हम लोग जो है, अभी आपका सर्व द्विवेदी सर वाला एपिसोड देख के आ रहा हूँ, जो बजट वाला, मैं वहीं से नोट्स बनाता हूँ, वहीं से सारी चीज़ें करता हूँ। मैं PCS की तैयारी अभी भी कंटिन्यू मेरी चल रही है। बहुत बड़े, जान लीजिए, आपसे बढ़िया चैनल। बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए और आप लोग भी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी मुजफ्फरनगर घूम रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है और जो हम देख रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया।